हम में से ज्यादातर लोगों को स्कूल में यही सिखाया गया था कि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं और 9वां है प्लूटो। ये बात तो जैसे पत्थर की लकीर थी। लेकिन फिर 2006 में कुछ ऐसा हुआ जिसने खगोल विज्ञान की किताबों को हमेशा के लिए बदल दिया और पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी। आज हम प्लूटो की उसी कहानी को फिर से देखने वाले हैं, कैसे उससे एक ग्रह का दर्जा छीन लिया गया और कैसे एक मिशन ने उसकी एक ऐसी तस्वीर दुनिया के सामने रखी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो ये कहानी सिर्फ एस्ट्रोनॉमी की नहीं है, ये कहानी इस बारे में है कि हम कैसे नई चीज़ें खोजते हैं, कैसे उन्हें परिभाषाओं में बांधते हैं और कभी-कभी कैसे हम पूरी तरह गलत भी साबित हो जाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है उस एक विवादास्पद फैसले से जिसने प्लूटो से एक ग्रह होने का दर्जा छीन लिया। एक ऐसा फैसला जिस पर आज भी वैज्ञानिक और आम लोग दोनों बटे हुए हैं। और देखिए विडंबना, देखिए जिस साल वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ग्रह की लिस्ट से हटाया, ठीक उसी साल नासा ने प्लूटो के सबसे बड़े हिमायती को लॉन्च किया, न्यू होराइजन्स प्रोब। इसका मिशन इस भूली बिसरी दुनिया तक जाना और उसके सारे राज खोलना, चाहे वो ग्रह कहलाए या ना कहलाए। तो आखिर ये सारा हंगामा था किस बात पर? प्लूटो को ग्रह की लिस्ट से हटाया ही क्यों गया? इसका जवाब छिपा है ग्रह शब्द की परिभाषा में। एक ऐसी परिभाषा जो उतनी सीधी सादी है नहीं जितनी लगती है। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक ग्रह होने के लिए ये 3 शर्तें रखी और ये जो तीसरी शर्त थी ना, उसी ने प्लूटो की किस्मत का फैसला कर दिया। प्लूटो पहले 2 शर्तों पर तो एकदम खरा उतरता है। वो सूरज का चक्कर भी लगाता है और इतना बड़ा भी है कि गोल हो गया है। लेकिन ये तीसरी और सबसे जरूरी शर्त है जहां प्लूटो फेल हो जाता है। अब ये कक्षा को साफ करने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि एक ग्रह इतना ताकतवर होना चाहिए कि वो अपने रास्ते में आने वाले छोटे मोटे पिंडों को या तो अपने में मिला ले या फिर दूर फेंक दे। प्लूटो ऐसा नहीं कर पाता। वो तो काइपर बेल्ट नाम के इलाके में रहता है, जो हमारे सौरमंडल का एक बहुत बड़ा बर्फीला कबाड़ खाना है। और मजे की बात तो ये है कि प्लूटो उस इलाके का सबसे बड़ा पिंड भी नहीं है, बस सबसे ज्यादा चमकीला है। तो एक तरफ प्लूटो के दर्जे पर बहस चल रही थी और दूसरी तरफ एक मिशन तैयार हो रहा था। न्यू होराइजन्स प्रोब हमारी कहानी का हीरो इस दूर दराज की दुनिया को पास से देखने के लिए बनाया गया था। ये पहला मौका था जब हम प्लूटो को धुंधली तस्वीरों से आगे बढ़कर देखने वाले थे। ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था, ये एक मैराथन थी। न्यू होराइजन्स ने करीब 480 करोड़ किलोमीटर का सफर तय किया और इसमें उसे लगभग 1 दशक लग गया। रास्ते में उसने बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल एक गुलेल की तरह किया ताकि अपनी रफ्तार बढ़ा सके और जल्दी पहुंच सके। न्यू होराइजन्स की रफ्तार का अंदाजा लगाना है तो बस ये सोचिए कि उसने चांद की दूरी सिर्फ 9 घंटों में पार कर ली थी, अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट से भी लगभग 10 गुना ज्यादा तेजी से। ये अब तक लॉन्च किए गए सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट में से एक था। फिर 99 सालों के इंतजार के बाद 14 जुलाई 2015 को वो दिन आया। न्यू होराइजन्स प्लूटो पर पहुंचा और पूरी इंसानियत को पहली बार इस रहस्यमयी दुनिया की एक झलक मिली। दशकों से वैज्ञानिक बस अपनी सबसे अच्छी दूरबीनों से ली गई धुंधली पिक्सेलेटेड तस्वीरों के आधार पर ही अंदाजा लगा रहे थे। लेकिन जब पहली हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें धरती पर वापस आने लगीं, तो मिशन कंट्रोल में बैठे वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। प्लूटो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा किसी ने सोचा था। उम्मीद थी कि एक ठंडा, मरा हुआ और गड्ढों से भरा बर्फ का गोला मिलेगा, पर असलियत क्या थी? एक ऐसी दुनिया जो जटिल थी, रंगीन थी और हैरान करने वाली बात कि वो एक्टिव थी। न्यू होराइजन्स ने लाल, नीले, सफेद और नारंगी रंगों से सजी एक सतह दिखाई जो इशारा कर रही थी कि अंदर कुछ तो चल रहा है। इसकी सबसे बड़ी पहचान थी वो दिल के आकार का विशाल मैदान, और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इसकी सतह एकदम चिकनी थी, उस पर एक भी गड्ढा नहीं था। ये एक पक्का सबूत था कि प्लूटो भूवैज्ञानिक रूप से जिंदा है। मतलब सतह के नीचे कुछ ऐसा हो रहा है जो उसकी सतह को लगातार नया बना रहा है और वक्त के निशानों को मिटा रहा है। तो ये सब हो कैसे रहा है? इसकी एक बड़ी वजह है सब्लिमेशन, यानी ऊर्ध्वपातन। प्लूटो के अंदर से जो हल्की गर्मी उठती है वो सतह पर जमी नाइट्रोजन बर्फ को गर्म करती है, लेकिन वो बर्फ पिघलने के बजाय सीधे गैस में बदल जाती है। यही गैस ऊपर उठकर एक पतला लेकिन कई परतों वाला वायुमंडल बनाती है। और नई नई खोजें तो जैसे आती ही जा रही थी।
गहरे लाल रंग के धब्बे मिले जिन्हें थोलिन कहा जाता है, जो सूरज की रोशनी से बने जटिल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। विशाल नाइट्रोजन के ग्लेशियर मिले जो पहाड़ों से मैदानों की तरफ बह रहे थे। और शायद सबसे हैरान करने वाली चीज थी विशाल बर्फीले ज्वालामुखी यानी क्रायोवोल्केनो, जो लावा की जगह पानी और मीथेन का बर्फीला मिक्सचर उगलते हैं। न्यू होराइजन्स ने हमें जितने जवाब दिए उससे कहीं ज्यादा गहरे और नए सवाल भी खड़े कर दिए। प्लूटो के पास से गुजरने से एक अध्याय भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन कई नए अध्याय खुल गए। सबसे बड़ा रहस्य है उसकी गर्मी का स्रोत। प्लूटो जैसा छोटा और दूर का पिंड तो अरबों साल पहले ही ठंडा पड़ जाना चाहिए था, फिर भी आज भी उसका कोर इतना गर्म है कि वो ज्वालामुखियों को चला सकता है और पूरी की पूरी सतह को नया बना सकता है। आखिर कैसे? इसका एक बड़ा सुराग प्लूटो और उसके सबसे बड़े चांद कैरन के अजीब रिश्ते में छिपा हो सकता है। वे एक दूसरे का चक्कर नहीं लगाते, बल्कि अंतरिक्ष में एक कॉमन पॉइंट के चारों ओर नाचते हैं। एक थ्योरी ये है कि अरबों साल पहले एक जबरदस्त टक्कर ने इस सिस्टम को बनाया होगा और उसी टक्कर से बची हुई गर्मी आज भी प्लूटो के अंदर के इंजन को चला रही है। प्लूटो ने हमें सिखाया कि हम बाहरी सौर मंडल के बारे में कितना कम जानते हैं। उसने दिखाया कि जटिल और जिंदा दुनिया उन जगहों पर भी हो सकती है जहां हमने कभी सोचा भी नहीं था। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। न्यू होराइजन्स अब काइपर बेल्ट में और भी आगे बढ़ रहा है, किसी अगली अनदेखी दुनिया, किसी अगले अनसुलझे रहस्य की तलाश में। प्लूटो एक ग्रह हो या ना हो, पर उसने खोज के लिए एक पूरी की पूरी नई दुनिया जरूर खोल दी है।